हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम DPP 6 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखें। टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट ऑन ए थिन यूनिफॉर्म इलास्टिक रॉड प्लेस्ड इन स्पेस। F1 राइट हैंड पे और F2 सेंटर पे, ठीक है। हाँ, तो इसका स्टेटमेंट चूज़ करना है। F1 राइट हैंड पे लग रहा है, F2 मिडिल में लग रहा है, मिड पॉइंट पे। अच्छा, इससे पहले हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए, सब जानते भी होंगे। एक अगर सिंपल सा मैं एक्सप्रेशन बताऊं कि अगर कोई एक रॉड है जो कि ग्राउंड पे रखी हुई है, मतलब सरफेस पे रखी हुई है, अगर इसमें F फोर्स लगाता हूँ, बाकी नॉर्मल चीज़ें मान सकते हैं हम, लेंथ L मान लो, एरिया A मान लो, यंग्स मॉडुलस Y मान लो, तो इस रॉड में कितना इलोंगेशन होगा? फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस है, सरफेस स्मूथ, तो इस रॉड में कितना इलोंगेशन होगा? तो इसका इलोंगेशन आता है FL/2A/। और इसको तो बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि x के बाद dx, यहाँ से x के बाद dx, मतलब x के बाद टेंशन निकाल लूँगा इस पॉइंट पे। टेंशन कैसे निकालूंगा? F/m टोटल एक्सलेशन हो जाएगा, इसका रॉड का पूरी का एक्सलेशन कितना हो जाएगा? F/m, और किसी एक दोनों में से किसी एक पार्ट का FVD बना के और टेंशन आ जाएगी। टेंशन निकालने के बाद यहाँ पे जो छोटा सा एलिमेंट लोगे dx, इस छोटे से एलिमेंट का एलोंगेशन निकाल लोगे पहले FL/A/, और उसको इंटीग्रेट कर दोगे थ्रू आउट द रॉड, तो वहाँ से आ जाएगा FL/2A/। अच्छा, इस रिजल्ट को याद भी रखना पड़ेगा। याद रखो, काफ़ी यूजफुल रिजल्ट है और बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो अगर एक एंड पे फोर्स F लगाया गया है तो इलोंगेशन विल बी FL/2A/। अच्छा, आप देखो, मान लो दूसरे एंड पे फोर्स लगा दूँ, मान लो मैं बोलूँ कि इधर भी फोर्स लगा दूँ 2F, तो टोटल इलोंगेशन कितना होगा? तो हम दोनों को इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हैं कि इसकी वजह से होगा FL/2A/। अब इसको भूल जाओ, अब इस F को भूल जाओ, 2F को देखो। पहले इसकी वजह से, इस F की वजह से कितना हो रहा है? FL/2A/। अब इस F को भूल जाओ, इस 2F को देखो, 2F की वजह से कितना होगा? 2F की वजह से होगा 2FL/2A/। फॉर्मूला वही है, F की जगह 2F आ गया बस। इसकी वजह से भी इलोंगेशन होगा दोनों। अच्छा, इलोंगेशन ये इधर, ये भी इलोंगेट करेगा, तो टोटल जब इलोंगेशन जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा इलोंगेशन का। तो बेसिकली ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। इसी फॉर्मूले का यूज करके देखो हम कितनी इजीली इस सवाल को कर लेंगे। तो पहला सवाल है F1 कौन? अच्छा, दोनों इन देखते हैं। F1 अगर F2 नहीं होता, केवल F1 होता, तो F1 की वजह से क्या होता है? एक्सटेंशन, अभी तो पढ़ा FL/2A/। अच्छा, F1 भूल जाओ, केवल F2 होता। F2 लग रहा है मिड पॉइंट पे, F2 लग रहा है मिड पॉइंट पे। तो अगर इसका FVD हम अलग रॉड को सेपरेट करके बनाएंगे, अगर सेपरेट कर लें हम दोनों पोर्शन को, मतलब हाफ रॉड यहाँ बना ली और हाफ रॉड यहाँ बना ली, तो मिडिल पॉइंट पे F लग रहा है, तो ऐसा मानो कि यहाँ पे F/2 लग रहा है और यहाँ पे F/2 लग रहा है। वो निकाल भी सकते हैं हम। कैसे? एक्सलेशन देखोगे, पूरी रोड का एक्सलेशन F/m, आधी का FVD बनाओगे तो F/2 आ जाएगा दोनों पे, F/2। अब इस F/2 की वजह से इसमें कंप्रेशन होगा और इस F/2 की वजह से इसमें इलोंगेशन होगा, लेकिन जितना कंप्रेशन इसमें होगा उतना इलोंगेशन इसमें होगा, तो ओवरऑल रॉड की लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन द लेंथ ऑफ रॉड। तो यही इस क्वेश्चन में ऑप्शन चेक कर लेना, बस यही है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। फिगर शोज रफली हाउ द फोर्स F बिटवीन टू एडजेसेंट एटम इन ए सॉलिड वेरिएबल इनटू। ओके, F वर्सेस R कर्व दिया हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, F वर्सेस R। इक्विलिब्रियम, सबसे पहले FR जहाँ फोर्स जीरो इक्विलिब्रियम, तो P पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब OP इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, OQ, ये गलत हो गया। हुक्स लॉ इज ओबेड नियर P के पास में देखें तो FR कर्व स्ट्रेट लाइन आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट आ रहा है। FR कर्व अगर P पॉइंट पे देखें तो अप्रोक्सीमेटली कैसा आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट आ रहा है। इसका मतलब हाँ, हुक्स लॉ इज़ वैलिड, हुक्स लॉ वैलिड है, ठीक है। C पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, ये तो गलत है, पोटेंशियल तो एरिया होगी ना, FR कर्व है, du बराबर -F.dr, तो FR कर्व का एरिया बताएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। C गलत है। D, द एनर्जी टू सेपरेट द एटम्स कम्प्लीटली इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एनक्लोज बिलो द एक्स ऑफ R। ओके, इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, इनिशियली एटम इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन P हो गई, और यहाँ से मुझे सेपरेट करके इन्फिनिटी पे ले जाना है, मतलब यहाँ से लेके और फाइनली मुझे यहाँ ले जाना है इन्फिनिटी पे। तो देखो, फोर्स नेगेटिव है, नीचे देखो फोर्स नेगेटिव है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में फोर्स नेगेटिव, मतलब क्या हुआ? अट्रैक्टिव।
तो ये अट्रैक्ट करेगा, अपोज करेगा, मुझे इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इसलिए एनर्जी देनी पड़ेगी। और इस फोर्स का जो वर्क होगा उतनी ही तो एनर्जी देनी पड़ेगी। इस फोर्स का वर्क कैसे आएगा? एरिया से। तो नीचे वाले पोर्शन का जो एरिया होगा उसका मॉड, बेसिकली मॉड लेना है, उतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। तो मतलब डी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ए पार्टिकल कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस गिवन ए वेलोसिटी यू अलोंग द पॉसिबल पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही पार्टिकल मूव कर सकता है। द एक्सेलरेशन ए ऑफ द पार्टिकल इज माइनस बी एक्स। अच्छा, इससे मैं क्या समझा? पहले तो अगर ए इक्वल टू माइनस बी एक्स दिया हुआ है तो देख के तुरंत पता चलना चाहिए कि एस एच एम की इक्वेशन है। तो एस एच एम में होता है ऐसा, तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और कंपेयर करूँ तो ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई अंडर रूट पी। एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट है। अच्छा, पहले मीन पोजीशन देखो। मीन पोजीशन का मतलब एक्स इज जीरो, एक्स बराबर जीरो पे ए जीरो है, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, ऑरिजिन इज द मीन पोजीशन। तो ये दिया भी अभी ऑप्शन में, द पार्टिकल विल ऑसिलेट अबाउट द ऑरिजिन, सही है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है। क्या होता है एम्पलीट्यूड, कैसे निकालूंगा? अच्छा, यू वेलोसिटी दी हुई है, ऐसा बोला है कि ऑरिजिन पे है, ये बोला नहीं है सवाल में ना। वेलोसिटी यू अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पार्टिकल कंस्ट्रेन टू मूव, ये मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तभी क्वेश्चन का मतलब रहेगा, अदरवाइज मुझे पोजीशन बतानी पड़ेगी कहाँ पे वेलोसिटी दी है। तो अगर ओरिजिन पे वेलोसिटी को यू मान लूँ तो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि ओरिजिन तो मीन पोजीशन है। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है? वी मैक्स क्या होती है? ए ओमेगा। वी मैक्स क्या होता है? ए ओमेगा। वी मैक्स हो गया यू, ओमेगा पता है तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा यहाँ से। फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन देख चुके हैं हम, वेलोसिटी मैक्सिमम ओरिजिन पे, सही है। ये तो डी गलत है, ठीक है। A uniform ring having mass m, radius r, cross section area a, and Young's modulus y is rotating with angular speed omega, is smooth on the surface। ठीक है। अच्छा, देखो इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगेगा, ये कॉन्सेप्ट मतलब बहुत जगह देखा होगा शायद आपने पहले भी। जैसे मैं कुछ रिमाइंड कराता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर एक रिंग को, इलेक्ट्रो में पढ़ा होगा, अगर एक रिंग को मैं चार्ज दे दूँ, एक रिंग है यूनिफॉर्म रिंग, उसको यूनिफॉर्मली मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्यू चार्ज, तो उसमें टेंशन कितनी होगी? सेम मेथड फॉलो करते हैं। अगर एक, जैसे यहाँ तो क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर रिंग को ओमेगा से रोटेट कर दिया तो टेंशन कितनी होगी? अप्रोच सेम है सब में, मतलब फोर्स को कैसे बैलेंस करना है वो अप्रोच जो है वो सेम है बिल्कुल। अच्छा, एक करंट कैरिंग रिंग है, करंट कैरिंग यानी कि सर्कुलर वायर है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वायर, उसमें टेंशन कितनी आएगी? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस का करने का तरीका, जो अप्रोच करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ से हम देख भी लेते हैं एक बार। तो जैसे क्या बोल रहे हैं कि एक रिंग है, एक रिंग है, और रिंग है, रेडियस आर हो गई इसकी, रेडियस आर है इसकी। अच्छा, अब ओमेगा से घूम रही है, ये ओमेगा से रोटेट कर रही है रिंग, तो मुझे टेंशन निकालना है इसमें कितनी आएगी। तो देखो कोई भी छोटा सा एलिमेंट ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने छोटा सा एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ समझाने के लिए बस, बाकी ये जो एलिमेंट लिया है ये एलिमेंट बहुत छोटा है, ये एलिमेंट ले लिया, इस एंगल को मान लिया डी थीटा। ये जो एलिमेंट लिया है बहुत छोटा एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट की लेंथ डी एक्स क्या हो जाएगी? आर डी थीटा। ये रेडियस आर है, तो इस एलिमेंट की लेंथ क्या हो गई? आर डी थीटा। अब यहाँ पे इस एलिमेंट पे देखें तो इस एलिमेंट पे टेंशन टी इधर लग रहा होगा और टेंशन टी इस पे इधर लग रहा होगा। ये हाफ एंगल कितना हो गया? डी थीटा बाई टू, तो ये भी डी थीटा बाई टू हो जाएगा, तो इधर ये वाला भी डी थीटा बाई टू हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा डी थीटा बाई टू। टी को ब्रेक कर लोगे, टी कॉस टी साइन, टी कॉस और टी कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, इस डायरेक्शन में बचेगा टी साइन डी थीटा बाई टू, और यहाँ भी तो डब टोटल कितना हो जाएगा? टू टी साइन डी थीटा बाई टू। ये टोटल फोर्स हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउन मतलब टुवर्ड सेंटर, एक तरह से सेंटर पर इस डायरेक्शन में, ये वाला जो फोर्स है ये किसके बराबर होगा? अब ये बेसिकली इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। कितना चाहिए इसको? डी एम ओमेगा स्क्वायर आर, डी एम रख देना यहाँ पे, एम अपॉन टू पाई आर इंटू डी एक्स, एम अपॉन एल टू लेंथ, ये आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके, अच्छा थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को थीटा प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली डी थीटा बाई टू रख दूंगा, साइन को हटा के, यहाँ सॉल्व करके टेंशन आ जाएगा।
तो ये अप्रोच जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आती है, तो इस अप्रोच को अच्छे से समझ लें एक बार। टेंशन आ गई। अब तो सवाल उसके बाद तो कुछ है नहीं। चेंज इन लेंथ पूछा वायर में, तो सिंपल यंग्स मॉडुलस का कॉन्सेप्ट, डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए वाई। डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए वाई, इनिशियल लेंथ इज 2πr, तो एफ एल अपॉन ए वाई। चेंज इन रेडियस, अच्छा चेंज इन रेडियस, लेंथ इज इक्वल टू 2πr, टोटल लेंथ कितनी है 2πr, तो डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा 2π डेल्टा आर। यहाँ से डेल्टा एल पता है तो हम डेल्टा आर निकाल सकते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ हाफ के एक्स स्क्वायर, नॉर्मल जो फॉर्मूला पढ़ा है हमने पोटेंशियल एनर्जी का, जो स्ट्रेस टेन पढ़ते हैं हम, इलास्टिसिटी हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब कि हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी के क्या होता है वाई ए अपॉन एल, डेल्टा एल तो निकाल चुके हैं, रख देना आंसर आ जाएगा। तो बस टेंशन निकालना थोड़ा अच्छा था इसमें, बाकी तो फिर क्वेश्चन उसके बाद आसान है। क्वेश्चन नंबर 20, ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m रेडियस r इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस विदाउट फ्रिक्शन, देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द एक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग एंड डिस्क। ठीक है, सफिशिएंट फ्रिक्शन है सच दैट जो स्ट्रिंग है वो स्लिप नहीं करेगी, मतलब स्ट्रिंग उसके साथ साथ घूमेगी, पुली के साथ साथ घूमेगी, स्लिप नहीं करेगी उसके ऊपर। इस इंस्टेंट पर एक्सटेंशन दिया हुआ है 3mg/k, अगर एक्सटेंशन 3mg/k है तो स्प्रिंग में फोर्स आ गया 3mg, यानी इस साइड टेंशन हो गई 3mg, इस साइड जो स्प्रिंग में टेंशन होगी वो होगी 3mg। चूँकि पुली भी घूम रही है तो टेंशन सेम तो हो गई नहीं, टेंशन यहाँ पे टी मान लेता हूँ, पुली आइडियल नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन है। ओके, आपको ऑप्शन दिखना है तो पहले एफ बना लेते हैं सिंपल। इधर लगा 3mg, इधर लगा टेंशन टी, मान लेते हैं ये अल्फ़ा से घूम रहा है, अल्फ़ा एंगुलर एक्सलेशन है इसका, और ये ऊपर ए से जा रहा है, एक्सलेशन ए से, तो क्या होगा, पहले तो स्लिपिंग नहीं है, स्लिपिंग नहीं है तो ए बराबर आर अल्फ़ा। इसके बाद हम इस पे इक्वेशन लिखें, इस पे नीचे एम जी ऊपर टी, तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और एक टॉर्क की इक्वेशन पुली पे, तो टॉर्क में 3mg का टॉर्क आया, 3mg इंटू आर माइनस टेंशन का टॉर्क आया टी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, तो आई मतलब हाफ एम आर स्क्वायर, एम दोनों का सेम ही है, तो हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, दिस इक्वेशन नंबर 3। तीनों को सॉल्व करेंगे, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, अल्फ़ा भी आ जाएगा, टेंशन भी आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन आ गया, अल्फ़ा भी आ गया। टेंशन स्ट्रिंग कंटिन्यूसली इंक्रीजेज टिल एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, अच्छा एक्सटेंशन इंक्रीज होता रहेगा तो टेंशन, ऑब्वियस ही बात है, बट डायरेक्टली भी समझ सकते हैं इसको हम, अगर एक्सटेंशन बढ़ेगा तो ये फोर्स बढ़ेगा, ये फोर्स बढ़ेगा तो अल्फ़ा बढ़ेगा, अल्फ़ा बढ़ेगा तो अल्फ़ा ए बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो टेंशन भी उसके लिए ज़्यादा चाहिए, टेंशन ज़्यादा बढ़ेगी, टेंशन इंक्रीज होगी। बाकी इसको मैथमेटिकली भी तुम सॉल्व करके निकाल सकते हो, एक्सटेंशन एक्स मान लो, फोर्स के एक्स लगा लो, और वहाँ से तुम टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल लो, वो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, सेम इसी लॉजिक से। (21) ए सॉलिड ग्लास हेमीस्फीयर ऑफ डेंसिटी डी रेडियस आर, एक सॉलिड ग्लास हेमीस्फीयर है, डेंसिटी डी है, रेडियस आर है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस हेमिस्फीयर बिलो द फ्लैट सरफेस एट द बॉटम ऑफ टैंक फिल्ड विद वाटर, डेंसिटी रो, वाटर की डेंसिटी रो है, फ्लैट सरफेस एच हाइट नीचे है, वेट ऑफ वाटर प्लस टैंक इज W1, वाटर प्लस टैंक W1 है और हेमिस्फीयर का W2 है, ठीक है। इनकरेक्ट ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द फ्लैट सरफेस, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, जो फ्लैट सरफेस है हेमिस्फीयर की, ये जो फ्लैट सरफेस है हेमिस्फीयर की, इस सरफेस पे लिक्विड का जो फोर्स लगेगा उसकी बात, तो कितना लगेगा पहले देखें एक बार। अगर बाहर का प्रेशर पी नॉट है, चलो एटमॉस्फेयर प्रेशर को इग्नोर कर देते हैं, केवल गॉज प्रेशर की बात करते हैं, तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा ρgh, यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा टॉप सरफेस पे, यहाँ प्रेशर हो जाएगा ρgh, तो जो अपर सरफेस है उस पर फोर्स लगेगा ρgh इंटू एरिया। तो देखो ये क्या बोल रहा है, फोर्स लगेगा अपर सरफेस पे ρg इंटू एरिया, इंडिपेंडेंट ऑफ एच, ये तो गलत है, एच पे डिपेंड करेगा, एच पे डिपेंड करेगा बिल्कुल, तो गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी देखें, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर इज इंडिपेंडेंट, ये भी गलत है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस पे जो फोर्स लगेगा वो भी तो प्रेशर, जो प्रेशर होगा वो भी तो एच पे, वहाँ पे हाइट पे डिपेंड करेगा, प्रेशर एच पे डिपेंड करेगा तो फोर्स भी एच पे डिपेंड करेगा, ये भी गलत है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द हेमिस्फीयर, अच्छा तो नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स तो कौन सा लगेगा, बॉइंट फोर्स, और बॉइंट फोर्स हाइट पे डिपेंड नहीं करता, बॉइंट फोर्स कितना लगेगा इस पर, V ρg,
मतलब वी, हाँ वी रो जी, जो बॉइंट फोर्स लगेगा इस पर, बॉइंट फोर्स क्या लगेगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो इसमें तो कहीं हाइट नहीं आएगा, ये हाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। फोर्स एक्सिस्टेड बाय लिक्विड ऑन द हेमिस्फीयर इंडिपेंडेंट ऑफ एच एंड डी बट डिपेंड्स ऑन आर एंड रो। वॉल्यूम आर पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी कंबाइंड वेट ऑफ वाटर प्लस टैंक प्लस हेमिस्फीयर, अच्छा पूरा मिला के वेट, ऑब्वियसली W1 प्लस W2, क्योंकि आपस में जो भी फोर्स लगेगा वो इंटरनल होंगे, इक्वल अपोजिट। तो सिस्टम, टोटल सिस्टम मान लूँगा तो टोटल फोर्स तो सबका वेट आ जाएगा ना, तो सही है। 22, 20 ग्राम पार्टिकल सब्जेक्टेड टू टू सिंपल एस एच एम्स, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस। x1 दिया हुआ है 2 sin 10t, x2 दिया हुआ है 4 sin 10t प्लस π/3। ओके, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि रिजल्टेंट एस एच एम निकाल लो फेजर मेथड से, है ना, फेजर मेथड से चाहो तो रिजल्टेंट एस एच एम निकाल लो। और या फिर एक एक ऑप्शन देखते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट कितना है, t इक्वल टू 0 पे, ये तो 0 पे है, इसका निकाल लो, और x बराबर x1 प्लस x2, सिंपल। मैक्सिमम स्पीड, रिजल्टेंट ए तो निकाल सकते हो, √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू cos फाई। ए निकालने के बाद v इक्वल टू a ओमेगा, मैक्सिमम को था a ओमेगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए, एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, वेरी इजी। 23, 3 identical horizontal rods A, B, C, D and E, F, each of length 2 meter are on a smooth horizontal surface. Rod CD is at rest. This rod is at rest. This rod, middle rod is rest. The rods A, B and E, F are purely translating equal opposite velocity 5. B and E colored be C and D. Okay. और rod rigidly joined just after the collision. Find the angular speed of system of the rod. ठीक है। Finally सिस्टम मिलके एक हो गया, तीनों रॉड कनेक्ट हो गई आपस में। तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा देखते हैं। देखो जब कनेक्ट हो जाएंगे तीनों, तो कनेक्ट होने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है। अच्छा, अब जो ये रॉड है, जो ये वाली रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ये रहा, इस रॉड का ये रहा, और मिडिल रॉड का ये रहा। इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, यहीं तो आएगा तीनों का सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये जो पोजीशन है ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। तो पहले तो लीनियर मोमेंटम, अब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है ना, इनिशियल लीनियर मोमेंटम देखो सिस्टम का, तो एम यू राइट एम यू लेफ्ट, तो जीरो आ गया, मतलब कि वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास जीरो, यानी ये पॉइंट आ जाएगा रेस्ट पे, जो सेंटर ऑफ मास है ये रहेगा रेस्ट पे, और इसके अबाउट बॉडी घूमेगी ओमेगा से, पूरी बॉडी इसके अबाउट ओमेगा से घूमेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो, सिंपल, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो। इनिशियल लिखो एंगुलर मोमेंटम, और फाइनल लिखोगे आई इंटू ओमेगा। इनिशियल तो ईजी है, कैसे लिखोगे इनिशियल, इनिशियल यू से चलता हुआ आ रहा था ये, तो एम यू एल बाई टू प्लस एम यू एल, क्योंकि ये ऐसे है, ये ऐसे, तो एम यू एल बाई टू, ये तो इनिशियल हो गया। फाइनल इसके अबाउट आई लिखना है इंटू ओमेगा। अच्छा, आई में इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ml स्क्वायर बाई 12, इसके लिए कैसे लिखोगे, पहले इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे और वहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के फिर एक्सिस निकालोगे। इसके अबाउट तो पता है ना ml स्क्वायर बाई 12, ये डिस्टेंस निकाल के md स्क्वायर करके और यहाँ से फिर निकालोगे, और मोमेंटम एनर्जी आ जाएगा टोटल आई इंटू ओमेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। 24, a weightless rigid rod with a small iron bob at the end is hinged at point A. weightless rigid rod, small iron bob at the end, ठीक है, A पॉइंट पे हिंज है। हाँ, rod is kept in horizontal position by vertical in external string length 20 सेंटीमीटर, L तीनों दिया हुआ है, slightly perpendicular, the bob is displaced slightly perpendicular to the plane of rod and string। ठीक है, स्ट्रिंग और रॉड मतलब जो पेपर का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर में थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया है, टाइम पीरियड बताना है। ओके, तो हम ऐसा करें, मान लो थीटा डिस्प्लेस किया, मान लेते हैं कि इस पोजीशन से जो भी करंट पोजीशन दी हुई है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, वहाँ से थीटा डिस्प्लेस किया है। थीटा डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, देखो थोड़ा सा मैं डायग्राम बनाता हूँ। अगर यहाँ से थीटा डिस्प्लेस करेंगे तो कुछ स्ट्रिंग ऐसे चली, स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी, स्ट्रिंग ऐसे आ जाएगी कुछ, 3D में डायग्राम में थोड़ा समझा रहा हूँ, देखो ध्यान समझे इस बात को। स्ट्रिंग कुछ ऐसे आ जाएगी, थीटा डिस्प्लेस कर दिया मैंने। अच्छा, रॉड भी ऐसे हो जाएगी, ये कितना चला,
अगर ये थीटा एंगल घुमाया तो ये दूरी एल है, तो ये कितना चला, एल थीटा। अब चूँकि ये डिस्टेंस भी एल है, ये डिस्टेंस भी एल है, ये डिस्टेंस एल है और ये एल थीटा चला है, तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। अच्छा, अब फोर्स कौन सा लगेगा, टेंशन। वापस लगने वाला फोर्स कौन सा लग रहा है यहाँ पे, टेंशन। इस टेंशन को, और एक लग रहा है एम जी, एक लग रहा होगा वर्टिकल में यहाँ पे एम जी। टेंशन को दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे हम, थोड़ा इमेजिन करते चलना, 3D में डायग्राम है यहाँ पे। तो टेंशन को हम ब्रेक कर लेंगे, वर्टिकल में आ जाएगा टी कॉस थीटा। देखो रस्सी को वर्टिकल से थीटा घुमाया है, स्ट्रिंग को वर्टिकल से थीटा घुमाया है, तो स्ट्रिंग का टेंशन का एंगल वर्टिकल से थीटा बन रहा होगा। तो अगर मैं थोड़ा केवल स्ट्रिंग का डायग्राम बनाऊँ तो स्ट्रिंग का डायग्राम कैसा बनेगा, पहले स्ट्रिंग ऐसी थी मान लो, और स्ट्रिंग को मैंने थीटा घुमा दिया। अब ये इसका मैं साइड व्यू बना रहा हूँ, स्ट्रिंग का साइड व्यू, थीटा घुमा दिया ऐसे मैंने, ऐसे रस्सी चली गई, टेंशन यहाँ लग रहा होगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल आएगा टी साइन थीटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, उसका टॉर्क एम जी का टॉर्क को बैलेंस कर देगा, क्योंकि मोशन तो फाइनली उसी प्लेन में होना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो टी कॉस थीटा का टॉर्क एम जी के टॉर्क को बैलेंस कर देगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे हम, टी कॉस थीटा इंटू एल इक्वल टू एम जी इंटू 2L। ये तो टॉर्क बैलेंस कर दिया। अच्छा, टी साइन थीटा का रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, तो टी साइन थीटा का जो टॉर्क होगा, टी साइन थीटा इंटू एल, दैट विल बी आई अल्फ़ा। आई कितना हो जाएगा पार्टिकल का, एम इंटू 2R का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। ये आ गया। पहली इक्वेशन से टी निकाल के इसमें रखो, पहली इक्वेशन से टी देखूंगा तो क्या आ जाएगा, 2mg अपॉन कॉस थीटा। रखो यहाँ पे 2mg अपॉन कॉस थीटा, तो 2mg साइन अपॉन कॉस टेन हो गया, टेन थीटा इक्वल टू 4mr स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखो स्मॉल थीटा के लिए टेन थीटा को थीटा रख देना, अल्फ़ा इक्वल टू के थीटा टाइप की इक्वेशन आ जाएगी, एसएचएम की इक्वेशन आ जाएगी, अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, वहाँ से ओमेगा मिल जाएगा, और टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट 2 पाई अपॉन ओमेगा, टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा। अच्छा, यहाँ पे जो सॉल्यूशन किया है भी देख सकते हो, इन्होंने डायरेक्टली ये एक्सिस ले ली है, और देखो ये एक्सिस इन्होंने क्या किया है एक्चुअली, कि ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये एक्सिस है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, देखो ये डिस्टेंस, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है, देखें ध्यान से। और इस बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट इन्होंने, बट देखो ये मेथड स्ट्राइक करना टफ है, अगर मतलब सोचें कि एग्जाम में तो ये टफ है। हम जब क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो नॉर्मल मेथड से करने की कोशिश करेंगे हम, है ना, क्योंकि ये मेथड एक थोड़ा नया मेथड लग रहा है, तो इसको एग्जाम में लगा पाना हमारे लिए थोड़ा टफ होगा। तो जो मैंने बेसिक सिंपल बताया उससे भी बिल्कुल इजीली हो गया, तो उससे आराम से कर सकते हो। बाकी जैसा कि हम करते थे, कुछ मेथड याद होगा, थोड़ा सा उससे रिलेट कर रहा हूँ बस इसको मैं, कि पार्ट मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, एक सिंपल मेडुलम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो हम क्या करते थे, एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन आती थी, वहाँ पे जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट यूज करते थे, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। तो उसी तरह से इन्होंने कुछ एक एक्सिस बना के और यहाँ पे जी इफेक्टिव ले लिया, इस डायरेक्शन में जी इफेक्टिव, उसका यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 25, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 200 ग्राम, लेंथ एल, इनिशियली एट रेस्ट वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। रॉड इज हिंज्ड एट सेंटर सो दैट इट फ्रीली वर्क फ्रिक्शन व्हाट ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास सेंटर। दो पार्टिकल हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल से आ रहे हैं 6 से, एंगुलर बताने हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो ओमेगा बताना है, ठीक है। तो पहले तो जस्ट आफ्टर कोलिजन ओमेगा निकाल लेते हैं, कोलिजन के जस्ट बाद ओमेगा कितना होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज, बीच में हिंज है, यहाँ पे हिंज है, तो कंजर्वेशन यहाँ पे हिंज है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज करोगे तो सिंपल एम यू इंटू एल बाई टू प्लस एम यू इंटू एल बाई टू इक्वल टू टोटल आई इंटू ओमेगा। आई में रॉड का आई भी आएगा, पार्टिकल्स का आई भी आएगा, वो सिंपल है, बिल्कुल कर लोगे ये चीज़, तो ओमेगा आ जाएगा। अब अभी वर्टिकल है रॉड, अब हॉरिजॉन्टल जब होगी, मतलब क्या किसी भी इंस्टेंट पे इसका ओमेगा चेंज होगा क्या, अब यही तो सवाल है हमारे सामने, कि वर्टिकल है तो ओमेगा आ गया, ठीक है, अभी रॉड का ओमेगा मेरे पास आ गया। अब थोड़ी देर के बाद रॉड की जो सिचुएशन होगी, रॉड कुछ ऐसे हो जाएगी, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे, अभी ओमेगा सेम रहेगा कि चेंज होगा, सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि mg ये वाला m पार्टिकल जितना नीचे आएगा उतना ये ऊपर चला जाएगा, तो नेट वर्क डन बाई फोर्स तो जीरो है, किसी फोर्स का वर्क कोई नहीं रहा, तो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब ओमेगा नहीं आएगा, ओमेगा चेंज ही नहीं होगा, ओमेगा सेम रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल में भी ओमेगा वही रहेगा।
स्मॉल ब्लॉक इज kept on a platform executing SHM in the horizontal plane described by x equal to a sin omega t. The time period of SHM is t and the coefficient of friction between the block and the platform is mu. The condition that the block does not slip. Okay. तो एक्सट्रीम कंडीशन की बात करनी है, ब्लॉक स्लिप ना करे, SHM कर रहा है, जो नीचे वाला प्लैंक है या नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म SHM कर रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक को SHM कौन कराएगा? फ्रिक्शन। ऊपर वाले ब्लॉक को एक्सेलरेशन कौन देगा? फ्रिक्शन। तो SHM नीचे वाला प्लैंक जब SHM करेगा तो उसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना है? ओमेगा स्क्वायर है। एक्सट्रीम पे होता है, हम जानते हैं एक्सट्रीम पे होता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर है एक्सट्रीम पे। और यही एक्सेलरेशन अगर स्लिप नहीं करना है तो यही एक्सेलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक का भी होगा। तो फ्रिक्शन जो कि म्यू एम जी लग रहा होगा, यही तो इसको ये एक्सेलरेशन दे रहा होगा। फ्रिक्शन जो म्यू एम जी लग रहा होगा, यही तो इसको ये एक्सेलरेशन दे रहा होगा। बस देखो वैसे क्या निकालना है हमको, यहाँ से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा तुम्हारे सामने। बाकी ओमेगा को 2π/t रख देना, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा यहाँ से। मैंने एक्सट्रीम कंडीशन डायरेक्टली लिख ली, बाकी हम थोड़ा ऐसा लिखें कि एक्सट्रीम कंडीशन पे जो फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो रिक्वायर्ड से ज़्यादा होना चाहिए, तो इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी ग्रेटर देन इक्वल टू लगा के। बट मुझे पता है कि डायरेक्ट म्यू निकालना है, मतलब उस जगह पे म्यू निकालना है, तो एक्सट्रीम कंडीशन लेके बराबर लगा दी डायरेक्टली मैंने। क्वेश्चन नंबर 27, 2 पार्टिकल P1 P2 परफॉर्मिंग SHM along the same line about the same mean position, सेम लाइन सेम मीन पोजीशन, ठीक है। इनिशियली दे आर एट द रेस्पेक्टिव एक्सट्रीम पोजीशंस। तो एक बार ड्रॉ करते हैं कि ऐसे है, ये मान लो मीन पोजीशन है, ये मान लो मीन है, इसको x इक्वल टू 0 बोल देते हैं, x इक्वल टू 0 बोलते हैं मीन पोजीशन। अब दो पार्टिकल SHM कर रहे हैं, एक पार्टिकल मान लो इस लाइन के अलॉन्ग कर रहा है और दूसरा पार्टिकल मतलब एक ही लाइन पे है बट दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, ऐसे कर रहा है। एक पहला पार्टिकल यहाँ कर रहा है और दूसरा पार्टिकल यहाँ SHM कर रहा है, P1 P2। इनिशियली दे आर एट दियर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो इनिशियली पहला पार्टिकल यहाँ पे है और दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है दोनों का टाइम पीरियड 12 है, सेम है दोनों का टाइम पीरियड। डिफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड इज 12, डिफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड 12, यानी कि यही डिस्टेंस तो 12 है। A2 - A1 बेसिकली, अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड A2 बोलता हूँ, इसका A1 बोलता हूँ, A2 - A1 इज 12। तो मिनिमम टाइम आफ्टर विच द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम 6। अच्छा, तो देखो ये तो मतलब अगर डायरेक्ट लॉजिकली सोचो ना तो उससे भी बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे कि अभी 12 सेंटीमीटर का गैप, अभी 12 सेंटीमीटर डिफरेंस है, 12 सेंटीमीटर का डिफरेंस है अभी। A2 - A1 इज 12, इसका हाफ ही तो 6 है, इसका हाफ ही तो है 6। थोड़ा ध्यान से सोचो, A2 - A1 12 है, उसका हाफ ही तो 6 है, मतलब ये भी आधा चल ले, ये भी आधा चल ले, दोनों बेसिकली A/2 डिस्टेंस, अपनी रेस्पेक्टिव A/2 डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब एक्सट्रीम से A/2 ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है ये याद भी रख सकते हो। मैं कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज बता देता हूँ, याद रखो। जैसे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो कि मोस्टली जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो इन्हीं पे बेस्ड आते हैं। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए हमें। जैसे x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू A/2, A/√2, √3A/2 एंड A। 0 से स्टार्ट करते हैं, मान लो t इक्वल टू 0 पे यहाँ से चलना शुरू करता है, तो 0 से A/2 तक का टाइम होता है t/12, मतलब यहाँ से कब पहुँचेगा? t/12 पे पहुँचेगा। 0 से A/√2 होता है t/8, 0 से √3A/2 होता है कितना? t/6, और यहाँ पे होता है t/4, 0 से 8 t/4। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं और मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं। हाँ, अगर कुछ अलग क्वेश्चन आएगा तो मैं इक्वेशन से कर लूँगा, x इक्वल टू a sin omega t, x इक्वल टू a cos omega, उससे कर लूँगा, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है और मोस्टली क्वेश्चन इसी पे आते हैं, तो ये याद होना चाहिए, जल्दी बेसिकली टाइम सेव होगा हमारा इससे। तो 0 t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, A/2 t/12, A/√2 t/8, √3A/2 t/6, है ना, याद कर लिया। अब देखो इसका यूज कैसे करोगे, मुझे a से A/2 आना है। क्वेश्चन में क्या दिया है? a से A/2, यहाँ से a से A/2, क्वेश्चन में हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, a से A/2, यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ लगता है t/4, यहाँ से यहाँ लगता है t/12, तो ये कितना लगेगा? t/4 - t/12, t/4 - t/12 आंसर है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। बाकी इक्वेशन से चाहते हो तो इक्वेशन देखो किया ही हुआ है, इक्वेशन से, आप इक्वेशन से भी आसानी है, ऐसे भी कर सकते हो। 28, ए सॉलिड स्फीयर रेडियस r rolls विदाउट स्लिपिंग इन ए सिलेंड्रिकल ट्रफ रेडियस 5r। ओके, इस ट्रफ की रेडियस 5r है और स्फीयर की रेडियस r है।
टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन इज 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 3 आर अपॉन के जी फाइंड वैल्यू ऑफ के। ठीक है, बस बेसिकली टाइम पीरियड निकालना है, के आ जाए टाइम पीरियड निकालना है अपन को। तो अब यहाँ पे जैसे सबसे पहले, जैसे सबको पता है दो मेथड होते हैं, एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं हम और एक नॉर्मल फोर्स मेथड से भी कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने देखा है जनरली कि बच्चे फोर्स मेथड प्रेफर करते हैं क्योंकि सबकी प्रैक्टिस उसी से होती है। हम नॉर्मली सवाल जो अप्रोच करते हैं फोर्स मेथड से करते हैं। तो पहले मैं फोर्स मेथड से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर जो स्टूडेंट्स एनर्जी मेथड का यूज करते हैं फ्रिक्वेंटली उनको एनर्जी मेथड भी समझ में आ जाएगा, एनर्जी मेथड ही बता दूंगा उनके लिए मैं। तो पहले हम देख लेते हैं एक बार फोर्स मेथड। तो फोर्स मेथड में क्या करेंगे कि थीटा डिस्प्लेस करेंगे। हमने यहाँ से थीटा डिस्प्लेस किया, ये मीन पोजीशन है, इनिशियली मीन पोजीशन यहाँ पे रहेगी, इनिशियली मीन पोजीशन, यहाँ से थीटा डिस्प्लेस कर लिया। थीटा डिस्प्लेस करने के बाद यहाँ पहुँच गया सिलेंडर, सॉरी स्फेयर। अब स्फेयर जब यहाँ पहुँच गया तो स्फेयर के पास एक एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास के पास, एक ये घूम रहा होगा अल्फा डैश। अल्फा डैश माना है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अल्फा डैश क्या माना है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन माना है। अच्छा, और अल्फा जो ये रेडियस वेक्टर है, ये जो रेडियस वेक्टर है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा माना है। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस रेडियस वेक्टर अबाउट सेंटर ऑफ स्फेयर एंड अल्फा डैश इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ स्फेयर अबाउट इट्स ओन सेंटर। बेसिकली वो तो बॉडी का होता है, सेंटर क्या मतलब, वो तो स्फेयर का एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो तो खुद बॉडी की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं। पहले फोर्स देखो कौन कौन से लगेंगे। अगर मैं फोर्स ड्रॉ करूँ इस पर तो फोर्स कौन कौन से लगेंगे। एक तो एम लगेगा नीचे, वर्टिकल में एम लगेगा। एम को ब्रेक कर लेंगे हम, एम को ब्रेक कर, देखो अलग से बनाता हूँ फोर्स का डायग्राम। नीचे एम लग रहा होगा, एम को ब्रेक करोगे तो इधर आ जाएगा एम कॉस थीटा, इधर आ जाएगा एम साइन थीटा, और फ्रिक्शन मान लेता हूँ, इधर फ्रिक्शन लग रहा है एफ। अब इसके बाद इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे इक्वेशन? एक्सेलरेशन है तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर एम ए, एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर एम ए। एक ही से क्या रख दिया क्योंकि प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग है, कोई स्लिपिंग नहीं होनी है, तो ए बराबर अल्फा डैश आर है ना, ये भी समझ लेना। क्योंकि स्लिपिंग नहीं होनी है मतलब ये पॉइंट ये पॉइंट स्लिपिंग नहीं है, ये पॉइंट रेस्ट पे होगा, मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो नीचे ए और इधर अल्फा डैश आर, तो ए बराबर अल्फा डैश आर, तो एम अल्फा डैश आर लिख दिया, एम ए लिख दिया। फिर टॉर्क की इक्वेशन लिखी, एफ इंटू आर बराबर आई सी एम इंटू अल्फा, तो ये लिख दिया, अल्फा मतलब अल्फा डैश। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ना, ये थोड़ा ऐसा इतना लिख दिया। अब देखो, अब एक चीज़ समझे अपन, अल्फा और अल्फा डैश में कैसे रिलेट करेंगे। अल्फा और अल्फा डैश को कैसे रिलेट करूँगा मैं, जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है ए, वो कितना है? अल्फा डैश इंटू आर। ये तो मैंने बोला प्योर रोलिंग से, ये तो मैंने बोला प्योर रोलिंग हो रही है बॉडी, तो अल्फा डैश इंटू आर होगा ये। अच्छा, अगर इस रेडियस वेक्टर के हिसाब से देखें तो रेडियस वेक्टर ये कितनी लेंथ है, जो रेडियस वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी है सेंटर तक, 4r। ये पॉइंट रेस्ट पे है, मतलब ये पॉइंट तो इनिशियल पॉइंट है 4r, तो ए कितना हो जाएगा 4r अल्फा, तो ये हो जाएगा 4r अल्फा। तो यहाँ से हमने बेसिकली अल्फा डैश विल बी इक्वल टू 4 अल्फा, ये रिलेशन निकाल लिया, अल्फा डैश इक्वल टू 4 अल्फा। इसको मैं यूज कर लूँगा, यूज करके अल्फा की वैल्यू निकाल लूँगा एज फंक्शन ऑफ थीटा, साइन थीटा को थीटा रख देंगे, अल्फा एज फंक्शन ऑफ थीटा निकाल लूँगा और उसको कंपेयर कर लूँगा ओरिजिनल एस एच एम की इक्वेशन से, अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, वहाँ से ओमेगा मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा। एनर्जी मेथड से भी अप्रोच कर सकते हैं हम। एनर्जी में क्या करोगे, ऐसा मान लो कि किसी थीटा नॉड एंगल से हमने रेस्ट से छोड़ दिया, यहाँ से रेस्ट से इसको रिलीज कर दिया, थीटा नॉड एंगल है और थीटा नॉड एंगल से हमने रेस्ट से इसको रिलीज कर दिया। अब जब मीन पोजीशन पे पहुंचा तो वेलोसिटी इसकी वी नॉट हो गई और ओमेगा इसका ओमेगा नॉट हो गया, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा नॉट हो गई, और थीटा नॉट इसका एम्पलीट्यूड समझ लो अभी, क्योंकि वहाँ से छोड़ा है तो वो एम्पलीट्यूड हो गया थीटा नॉट। ये ओमेगा नॉट किसके अबाउट है, ये ओमेगा नॉट है बेसिकली बॉडी की प्रॉपर्टी, और ऐसा मान लेता हूँ कि इसके अबाउट जो घूम रहा होगा वो ओमेगा से घूम रहा होगा, ये रेडियस वेक्टर ओमेगा से घूम रहा होगा अभी, ऐसा मान लो। अब क्या करोगे, पहले वर्क एनर्जी लगाओ, इनिशियल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फाइनल पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँगा, तो वर्क एनर्जी लगाओ। तो वर्क एनर्जी में क्या लिखोगे, mg का वर्क क्या होगा, mg, और कितना नीचे आया सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आया, तो कितना नीचे आया mg, ये 4r, तो ये 4r cos थीटा नॉट, तो mg 4r 1 माइनस cos थीटा नॉट बेसिकली, तो ये इतना नीचे आ गया cos थीटा नॉट, इतना नीचे आ गया, इक्वल टू, अब काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी प्योर रोलिंग में कैसे लिखते हैं, या तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, या डायरेक्टली
जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है हाफ आई अबाउट कॉन्टैक्ट पॉइंट टू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो। हाफ वो ऐसे लिख एनर्जी लिख लोगे, है ना, ये एनर्जी आ जाएगी टोटल, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा नॉट को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया। तो सॉल्व करके देखो, मतलब इसमें और कुछ कर ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे साइन थीटा को थीटा प्लेस कर दोगे। इसके बाद अब हम इस ओमेगा की टर्म में लेके आएंगे, क्योंकि दिस ओमेगा इज रिलेटेड टू दिस थीटा। ये ओमेगा डिफरेंट है, ये ओमेगा इस थीटा से रिलेटेड नहीं है। ये जो ओमेगा रेडियस वेक्टर का जो ओमेगा है वो इस थीटा से रिलेटेड है। तो मैं ओमेगा नॉड की जगह वैल्यू रख दूंगा कितनी, ओमेगा नॉड ओमेगा को रिलेट कर लूँगा पहले। तो सेम तरीका जैसे पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले केस में भी ए और अल्फा को रिलेट किया था, ऐसे यहाँ पे क्या बोलूँगा कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वी नॉड, वो एक तरफ से देखूंगा तो आर ओमेगा नॉड और उधर से देखूंगा तो 4r ओमेगा। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा नॉड की वैल्यू आ जाएगी 4 ओमेगा। तो ओमेगा नॉट की जगह 4 ओमेगा रख के और फिर ओमेगा और थीटा में दोबारा रिलेशन आ जाएगा। और हम जानते हैं कि मीन पोजीशन पे जो ओमेगा होगा, मीन पोजीशन पे जो ओमेगा की वैल्यू होगी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी मीन पोजीशन पे जो ओमेगा की वैल्यू होगी, दैट विल बी, जैसे मीन पोजीशन पे लीनियर सिस्टम में क्या होता है, वी बराबर ए ओमेगा, वी बराबर ए ओमेगा, ऐसे ही यहाँ पे ओमेगा बराबर थीटा इंटू ओमेगा। दिस ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी, दिस इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ये वाला। तो यहाँ से ओमेगा निकल आएगा कंपेयर करके, और ओमेगा निकल आएगा तो टाइम पीरियड निकल आएगा। ऐसे भी कर सकते हो। टू अपोजिट फोर्सेस F1 F2 हैवी इलास्टिक प्लैंक, ये तो मैं बता ही चुका हूँ पहले, ये तो आसान हो गया। F1 L अपॉन 2ay और F2 L अपॉन 2ay, दोनों का समेशन, टोटल एलोंगेशन। रिंग ऑफ रेडियस आर मेड ऑफ, अच्छा ये भी बता चुका हूँ। टेंशन निकालना है दोबारा, सेम, ये तो इस एक तरह से रिपीट हो गया। टेंशन, अच्छा ब्रेक वो तो ठीक है, टेंशन निकालना सीख चुके हैं हम, टेंशन निकालना हमने पढ़ा हुआ है। टेंशन अपॉन एरिया क्या आ गया, उसके अंदर स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस जब ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा तो टूट जाएगा, बस। ओके, थैंक यू। तो फिर नेक्स्ट टर्न पे अब 31 से फिर डिस्कस करेंगे आगे।